अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली हमने उसके अंदर देखा था कि जो मैनेजमेंट है उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना, उसके सारे मैकेनिज़्म को, सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। उसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर जो है आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन्वॉल्व होती हैं। जितने भी उसके अंदर फेजेज़ होते हैं, मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो सारा का सारा चेक एंड बैलेंस रखे। तो प्रोजेक्ट जब भी इनिशिएट किया जाता होता है तो उसके मैनेजमेंट के अंदर जब ये फॉलोइंग स्किल्स होते हैं तो प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। तो जो टीम वहाँ पे काम कर रही होती है, जो मैनेजमेंट काम कर रही होती है, उनके अंदर ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये उनके अंदर होने चाहिए। तो हमेशा आपके पास प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारे पास है लीडरशिप का। लीडरशिप के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, लीडिंग एंड मैनेजिंग, कि लीडिंग करना है और उसके बाद मैनेजिंग करना है। हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट का जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने देखा था कि हमारे पास मैनेजिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो लीडर का काम क्या होता है कि जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एसेंशियल्स हैं, उन एसेंशियल्स को किस तरह से मैनेज किया जाए और फिर उसको फर्दर लीड किया जाए पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारे पास हमेशा जो मैनेजिंग का इशू होता है वो इज़ प्राइमरली कंसर्न विद कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग की रिजल्ट्स। तो हमेशा जो मैनेजिंग का काम होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रहने चाहिए। जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो हमेशा सेटिस्फैक्टरी रहने चाहिए। जो स्टेक होल्डर हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। लीडिंग के अंदर आपके पास 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं जो मस्ट आपके पास होने चाहिए। जो एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा डायरेक्शंस को एस्टैब्लिश करता है, बताता है कि किस तरह से काम करना है। वो अपना विज़न उसके अंदर बताता है, फ्यूचर विज़न उसके अंदर बताता है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ उसके अंदर बताता है और बताता है कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उसके गोल्स को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा लीडर अपने विज़न के अकॉर्डिंग जो है, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा प्रोजेक्ट को आगे लीड करता होता है। जो लीडर है उसके अंदर जो कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं वो हमेशा बेहतरीन होने चाहिए। उसके जो वर्ड्स हैं, उसका जो काम है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है हमेशा जो है इंस्पिरेशनल होना चाहिए। उसके विज़न के अकॉर्डिंग जो है उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स के विज़न के अकॉर्डिंग जो है, उसके गोल्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए। लोग इंस्पायर हों उससे और उसके विज़न के अकॉर्डिंग, उसकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग, उसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग जो है, जो अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स से उनको दे। उससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजमेंट जो है उसके अंदर जो टीम काम कर रही होती है उससे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो लीडरशिप के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है मोटिवेटिंग और इंस्पायर करना। जो पीपल वहाँ पे एंगेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एंगेज हैं, जो टीम वहाँ पे काम कर रही होती है, उसको हमेशा वो मोटिवेट करता है, हमेशा उनको इंस्पायर करता है। उसके साथ जितने अगर कोई बैरियर्स आते हैं तो किस तरह से वहाँ से निकला जा सकता है, उन बैरियर्स से किस तरह से जो है वो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, किस तरह से बैरियर्स को जो है सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर लेके आया जाता है। ये हमेशा आप अपनी टीम को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे तब तक अचीव नहीं हो सकते। तो ये अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है कि वो हमेशा मोटिवेटिंग होता है और हमेशा इंस्पायरिंग होता है। तो मोस्टली जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमेशा इनिशिएट किए जाते होते हैं, तो हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई एक लीडर होता है जिसको हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका प्रोजेक्ट मैनेज जो है बेसिकली मोस्टली वो उन प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा होता है। तो हमेशा ये नहीं होता कि आप जो है वो स्पेसिफिकली स्टार्ट के अंदर उन चीज़ों को बता दें और उसके बाद जो है वो टीम उसके ऊपर लगा दें। तो लीडर का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है कि वो हर उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फेजेज़ हैं वो हर फेज़ के साथ वहाँ पे टीम के साथ मौजूद रहता है। हर इंडिविजुअल पर्सन जो वहाँ पे स्किलफुल पर्सन आता है, जो वहाँ पे उसने स्टाफिंग की हुई होती है, जो पीपल वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए होते हैं, उनके साथ इन टच रहता है, उनको वहाँ पे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और उनको लीड करता है सक्सेस की जानब। तो सेकंडली जो मैनेजमेंट स्किल है वो हमारे पास कम्युनिकेशन है। जैसे अभी हम बता रहा था कि हमेशा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब होता है जब मैनेजमेंट जो है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हो। कम्युनिकेशन से क्या मुराद होता है
कि आपके पास एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, किस तरह से आपने डाटा को, मैसेजेस को सेंडर से रिसीवर और फिर वहाँ से रिसीव होती हैं तो अपनी टीम के साथ उसको किस तरह से एक्सचेंज करना है। दी सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इंफॉर्मेशन क्लियर। जो सेंडर है वो हमेशा जब भी कोई बात करेगा, जब भी कम्युनिकेशन करेगा, उसकी कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाने चाहिए कि जो रिसीवर है उसको करेक्टली चीज़ें समझने में मुश्किलात पेश हों। और जो रिसीवर है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड इट इज़ इंटायरली एंड अंडरस्टूड करेक्टली। कि अब जो रिसीवर है वो जस्ट मैसेज रिसीव करके उसको एज़ इट इज़ जो एक्सेप्ट ना कर ले, उसके पास उसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि ये जो मैसेज रिसीव हुआ है इसका क्या पर्पज़ है, क्या करेक्टली उसको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, उसकी उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उससे ये पता चलता है कि जो अच्छा लीडर होता है, जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपनी पॉलिसीज़ बेहतरीन विज़न के साथ जो है वो अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपनी टीम के साथ जो है वो शेयर करते हैं एंड इफेक्टिवली आर्टिकुलेट आर्गुमेंट्स। और अगर उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं तो उसकी कोशिश होती है उन इश्यूज़ को ना सिर्फ आप प्रोजेक्ट्स के इश्यूज़ को वहाँ पे सॉल्व करते हैं, बल्कि आप अपनी जो मैनेजमेंट की टीम है उसके अंदर जो लोग पीपल काम कर रहे होते हैं उनको भी आप एडवोकेट उसके अंदर कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो होती है वो हमेशा आपके लिए हमेशा की रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप जो है अपनी बात को बेहतर अंदाज के अंदर समझा सकते हैं और आप उससे अगर बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स भी बेहतरीन अंदाज में मिलते हैं। उसके बाद जो आपके पास मैनेजमेंट स्किल है उसके अंदर निगोशिएटिंग का जो आपके पास प्रिंसिपल है वो बहुत लाजमी हो। निगोशिएटिंग से क्या मुराद होता है कि डिफरेंट मैटर्स को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। डिफरेंट अगर इश्यूज आ जाती हैं उन इश्यूज को जो है वो सॉल्व किया जाए। उन इश्यूज को जो है अगर उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व किया जाए। तो निगोशिएटिंग के अंदर जो है तो बेसिकली आपके पास पीपल के दरमियान जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप जो आपके पास इश्यूज होती हैं उसको फोकस किया जाता है और इसके अंदर ये देखा जाता है कि जस्ट आप निगोशिएट करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको ही उसमें जीतना है। हमेशा जब निगोशिएटिंग का मतलब ये होता है कि आप उनके इश्यूज़ को भी सुनें, अदर जो पीपल हैं, आप अपने इश्यूज़ को भी उनके साथ डिस्कस करें, प्रॉब्लम को डिस्कस करें, जो बेहतरीन सॉल्यूशन हो, उस बेहतरीन सॉल्यूशन को जो है वहाँ पे जो है वो फाइंड किया जाए। तो प्रोजेक्ट स्टाफ जो होता है इज़ लाइकली टू नेगोशिएट। आप किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पे क्या नेगोशिएट हो सकता है? प्रोजेक्ट स्कोप के हवाले से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कॉस्ट के हवाले से, उसके शेड्यूल टाइम, कंप्लीशन टाइम के हवाले से आप जो है नेगोशिएट हो सकते हैं। उसके अलावा आप जो है उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ असाइनमेंट रिसोर्सेज़ के ऊपर जो है नेगोशिएट हो सकता है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ आपस में जो है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो उनको वहाँ पे क्लियर किया जा सकता होता है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट टीम है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है कि देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इम्पोर्टेंट लीडरशिप रोल। जो एक अच्छा लीडर है, जो एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम है, उसके स्किल हैं, वो क्या होते हैं कि उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए। उस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना आना चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है उसका बेहतरीन उसके पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करती है ड्यूरिंग जो है आपके प्रोजेक्ट जो है अगर चल रहा है, इन प्रोसेस है, तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर कोई पुराने टाइम के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो वो इस काबिल होनी चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो उसके अंदर आपके पास 5 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहले इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम से क्या मुराद है? अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयी हैं, आपने किसी एक एम्प्लॉयी को किसी दूसरी जगह के ऊपर रीअसाइन कर दिया है और किसी दूसरे पर्सन को आप किसी और जगह के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो डेफ़िनिटली उनको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रोजेक्ट को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं कि आप का वर्क जो है, प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि परमिट आपको नहीं मिल रहा या आपको परमिशन नहीं मिल रही या आगे से जो है वो आपको जो है वो सिग्नल नहीं मिल रहा कि आप प्रोग्राम को या वर्क को जो है उसके ऊपर स्टार्ट कर सकें। टेक्निकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी ओपिनियन होती हैं, तो आपने उसमें से देखना होता है कि बेस्ट ओपिनियन कौन-सी है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल जो हैं
वो आपके पास ओपिनियन हो तो किस तरह से आप वहाँ पे एक ओपिनियन को लेते हैं। मैनेजरियल स्किल से क्या मुराद होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे होते, तो फिर वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट का वहाँ पे जो है वो इम्तिहान होता है, वो किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर क्या मुराद होता है कि सम टाइम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो हर पर्सन का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे डिफरेंट होता है। तो सम टाइम वहाँ पे अगर इश्यूज़ आ जाएँ तो इस तरह के अगर नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे मौजूद हों तो किस तरह से लीडर्स जो हैं वो उसको वहाँ पे सेटल आउट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मैनेजमेंट की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल के अंदर आ जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके ऊपर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। जो बेस्ट सॉल्यूशन हो, अगर आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो जो बेस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हो उसकी तरफ जाया जाए। तो हमेशा जो डिसीजन है कैन बी मेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द टीम और फ्रॉम ए फंक्शनल मैनेजर। आपके पास डिसीजन जो है वो किसी भी तरफ से भी हो सकता है, वो कस्टमर की तरफ से भी हो सकता है, टीम से भी हो सकता है, या जो मैनेजर है वहाँ पे वो भी वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, डिसीजन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डिसीजन आल्सो हैव ए टाइम। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो राइट टाइम के ऊपर जब तक आप डिसीजन लेंगे तब तक आपको आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर आप डिसीजन में लेट हो जाते हैं तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो राइट टाइम के ऊपर। तो हमेशा जो मैनेजमेंट टीम होती है उसके स्किल में राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन जो है उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, और ये स्किल है जो कि हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इससे क्या मुराद होता है? इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। सम टाइम ये होता है कि जब आपके पास कोई टीम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है तो इंटरनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा होता है कि इसको इस तरह से किया जाए, उस तरह से किया जाए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे मैनेजेरियल जो है या इंटरपर्सनल डिफरेंट स्टाइल के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो सम टाइम आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके पास अप्रोप्रिएट नहीं आते। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन है वो लेस होता है। मीन्स कि अगर एक टीम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और जो मैनेजमेंट है वो उसके अंदर अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, उसको लीड नहीं करेगी, उसको चेक नहीं करेगी, कस्टमर्स के जो पार्टनर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को कोई चेक करने वाला नहीं होगा, कोई अप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो डेफिनिटली जब टीम खुद ही ऐसे काम करती रहेगी तो इन्फ्लुएंस ना करने की वजह से भी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर आप पावर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तब भी आपको उसके अंदर नुकसान हो सकता है। अगर आप पावर यूज़ नहीं करते, आप टीम को उसकी हाल पे छोड़ देते हैं, सम टाइम आप उसके अंदर अपनी लीडरशिप नहीं दिखाते, तो सम टाइम क्योंकि डिफरेंट स्टाइल के लोग जो है वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग के अंदर जो है वहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, कि जो आपके पास लीडर्स होते हैं वो आपके लिए मेंटोर की हैसियत रखते हैं। मेंटोर क्या होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमेशा जो लीडर है वो इंगेज रहे अपने टीम के साथ। लीडर जो है वो हमेशा इंगेज रहे अपने सबऑर्डिनेट के साथ। लीडर्स को जो है वो, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, अगर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा तब भी नुकसान है, अगर ना हो तब भी आपके पास उसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो जो आपके पास मेंटोर होते हैं हमेशा वो आपकी प्रोजेक्ट की ग्रोथ में, आपकी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में, उसके प्रोजेक्ट्स की अचीवमेंट्स के अंदर हमेशा की रोल प्ले करते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि जो आपके पास मेंटोर होते हैं उनके पास एक न्यू विजन होता है, उनके पास एक नई चीज़ होती है, नए आइडियाज़ होते हैं, तो हमेशा वो अपने लीडरशिप के अकॉर्डिंग उन विजन्स के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो इंस्पायर करते हैं, बेसिकली जो मेंटोर होते हैं वो इंस्पायर करते हैं पीपल को, और टू बिलीव दैट द फ्यूचर इज़ वर्थ, ये चीज़ बताते हैं कि जो आपका फ्यूचर है वो बेहतरीन है, आपका प्रेजेंट भी अच्छा है। तो आप जो मेंटोर है वो हमेशा आपको पुश करेगा बेहतरी की तरफ, कि आप बेहतर से बेहतर की तरफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास जो लास्ट में हमारे पास पॉइंट है वो है टेक्निकल स्किल का।
जो आपके पास लीडर है, जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, मस्ट हैव टेक्निकल स्किल, उसके पास टेक्निकल स्किल होने चाहिए, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, उसके पास जो है वो ऐसे स्किल होने चाहिए कि उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी फाइनेंशियल बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, उसके उसके पास कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन-कौन से लोग उसने वहाँ पे डिप्लॉय करने हैं, उससे रिलेटेड उसके पास स्किल होने चाहिए और वो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ। वो उसके ऊपर जो है प्रॉब्लम अगर उसके अंदर आ जाती है तो उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, वो किस तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अपनी टेक्निक्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को, अपने मैनेजरियल स्किल्स को, अपने लीडरशिप स्किल्स को किस तरह से वो यूटिलाइज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर उसको कामयाब करवा सकता हो। तो टेक्निकल स्किल जो होते हैं वो हमेशा किसी भी टीम के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट टीम के अंदर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो डेफ़िनेटली जो आपके पास प्रोजेक्ट की सक्सेस है उसका रेट कम हो जाता है।